तो आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का पहला चैप्टर, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो कल हम लोगों ने कुछ इसमें पढ़ा था, संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया, ये सब हम लोगों ने कल जाना था। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया था। तो अब आज देखते हैं आज कौन सा पढ़ना है। आज है सबसे पहला विस्थापन अभिक्रिया, जिसका इंग्लिश नाम होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या कहता है कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, यानी अलग कर देता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, या इस प्रकार की अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, यानी उदाहरण, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो कॉपर विस्थापित हो जाता है। यानी जब हम एक लोहा का कील लेते हैं, जिसे कांटी कहते हैं आम भाषा में, तो इसे जब हम लेते हैं और इसे कॉपर सल्फेट में जब हम डालते हैं तो इससे कॉपर विस्थापित हो जाता है। तो ये देख सकते हैं Fe, ये लोहा का ये है, Fe फेरम होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब इसमें कॉपर सल्फेट में जब कील को डालें तो FeSO4 फेरस सल्फेट बन गया और कॉपर को ये हटा दिया। यानी पहले कॉपर सल्फेट था तो अब फेरस सल्फेट बन के कॉपर को हटा दिया। तो यही हुआ विस्थापन अभिक्रिया। तो अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्या है, कॉपर सल्फेट में जस्ता डालने पर, यानी जिंक डालने पर, जस्ता डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। यहाँ भी उसी तरह है, जिंक लिए हैं, उसके बाद कॉपर सल्फेट लिए हैं, जब इन दोनों को मिलाया तो जिंक सल्फेट बना और कॉपर को ये विस्थापित कर दिया। इस तरह से तीसरा भी उदाहरण है, लेड को कॉपर क्लोराइड विलयन में डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है। पीबी प्लम्बम बताए थे, तो प्लम्बम मतलब लेड का ये लैटिन नाम है प्लम्बम। Pb प्लस CuCl2, तो PbCl2 और कॉपर को यहाँ भी विस्थापित कर दिया। तो अब अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या कहता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो जानते हैं। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, यानी एक दूसरे को देना लेना जो कहलाता है, तो वही हुआ आदान प्रदान होता है और उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी इसमें आयन जो रहता है, धन आयन या ऋण आयन, जिसे प्लस और माइनस से डिनोट करते हैं, तो उसमें ये किसी को देता और लेता भी है। तो उदाहरण देखते हैं, सोडियम सल्फेट के विलयन में बेरियम क्लोराइड का विलयन डालने पर बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पे ये इसका सूत्र देख सकते हैं, ये यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे तीसरा है उपचयन अभिक्रिया, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही ये पता चल रहा है, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग अथवा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन इस रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन विस्थापित होगा, तो वो अभिक्रिया ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है, यानी उपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो उसे उपचयन या ऑक्सीजन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब ये किए तो CO2 ये यहाँ ऑक्सीजन का योग हो गया, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ गया। कार्बन में जब ऑक्सीजन को जोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण ये किया है। उस तरह से अब यहाँ दूसरा देखते हैं अवकरण, जिसे अपचयन भी कहते हैं, यानी रिडक्शन रिएक्शन। तो इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये इसमें ऑक्सीडेशन में क्या था, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता था और हाइड्रोजन विस्थापित होता था। लेकिन ये रिडक्शन में होगा क्या कि ये इसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा और हाइड्रोजन का जोड़ होगा। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल में CuO कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन में जब डाले तो कॉपर अलग हो गया और H2O यहाँ अलग हो गया, यानी जल अलग हो गया। उस तरह से आप यहाँ एक क्वेश्चन है। अब यहाँ अगला है उपचयन, अपचयन तथा रेडॉक्स अथवा समकालिक अभिक्रिया। सबका एक ही नाम है, उपचयन अपचयन एक ही साथ हुआ। इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं या समकालिक अभिक्रिया है या समकालिक रिएक्शन भी इसे कहेंगे। तो ये क्या कहता है, यहाँ पे देख सकते हैं, जिस अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों क्रियाएं होती है, साथ साथ होती है, उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यानी दोनों क्रिया साथ साथ होगा, उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, ऑक्सीडेशन होगा और रिडक्शन दोनों होगा इसमें। तो उदाहरण आप यहाँ पे देख सकते हैं, ZnO और कार्बन, तो जिंक अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया, CO अलग हो गया। तो ये कार्बन में ऑक्सीजन का जब जोड़ हुआ यहाँ पे तो ये उपचयन हो गया और वही यहाँ
जिंक ऑक्साइड से जिंक जब अलग हो गया तो ये अब चयन अभिक्रिया कहलाया। तो अब अगला है संक्षारण, कोरोशन। यानी संक्षारण किसे कहते हैं, देखते हैं क्या क्या कर रहा है संक्षारण। धातुओं को वायु तथा नमी की उपस्थिति में खुला छोड़ देने पर वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। जैसा कि आप देखे होंगे कि कोई भी लोहे का रड या कील को जब आप ऐसे ही छोड़ देते हैं तो वो वायु और नमी के कारण उसमें एक परत जम जाता है और वो परत हटाने पर उसका संक्षारण होने लगता है, यानी वो क्या कहता है, नष्ट होने लगता है धीरे धीरे। तो वही यहाँ कह रहा है, धातुओं को वायु तथा नमी के उपस्थिति में खुला छोड़ देने पर वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अगला है विकृत गंधिता। इसे वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है, यानी जो वसायुक्त, वसा क्या हुआ, वसा में तेल आ जाएगा, घी आ जाएगा, मक्खन आ जाएगा, ये सब वसायुक्त पदार्थ हुआ। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका स्वाद अथवा गंध बदल जाता है। जब भी आप देखे होंगे कि इस तरह के तेलीय सामान को जब हम रखते हैं ज़्यादा दिन तक तो वो महकने लगता है। स्वाद अथवा गंध वही महक हुआ, और स्वाद में यानी आप जो खाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ स्वाद होता है, चाहे खट्टा रहे, कड़वा रहे या मीठा रहे, वो स्वाद कहलाएगा। इस घटना को विकृत गंधिता कहते हैं। इस प्रक्रिया में खाद्य सामग्री उपचयित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ विकृत गंधिता से बचने के उपाय। अब क्या उपाय करेंगे जिससे क्या कहता है हम इससे बच सकते हैं। वसायुक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को विकृत गंधिता से बचाने के लिए वायुरोधी बर्तनों में ऑक्सीजन गैस हटाकर नाइट्रोजन गैस के साथ पैक कर दिया जाता है। तो इस तरह से हम विकृत गंधिता से बच सकते हैं। यानी यह कह रहा है कि वायुरोधी बर्तन जिसमें वायु ना हो, यानी ऑक्सीजन ना हो, और उसमें हम अगर उसको रखेंगे और उसमें नाइट्रोजन गैस अगर देंगे तो वो ज़्यादा दिन तक संरक्षित रहेगा और वो जल्दी ख़राब नहीं होगा। जैसे आप देखते होंगे कुरकुरे या चिप्स को एक पॉलीथीन में पैक कर दिया जाता है और हवा भरा हुआ रहता है, तो उसमें नाइट्रोजन गैस रहता है ताकि वो तेली पदार्थ है तो वो ज़्यादा दिन तक संरक्षित रहे और वो जल्दी ख़राब ना हो। इसीलिए उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड को, नाइट्रोजन गैस को डाल के उसे पैक किया जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जो भी 10th का पढ़ाई कर रहा है तो उसे भी इस वीडियो से लाभ पहुँचाएगा।